कैसा लगेगा जब आप किसी मुसीबत में हैं और कोई आपके मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है? जब कोई रास्ते में अपनी जिंदगी और मौत के बीच मुसीबत में फंसा हो, मशक्कत करता हो कि उसका कोई मदद करे, उसे नजदीकी अस्पताल ले जाए, और तभी राह चलते लोग अपने फोन से उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालें और उसी की खबरें बने, तब दुख होता है कि कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया, या जो व्यक्ति उस समय उसके साथ दुर्घटना हुई होगी उसके मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसे ही पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ। 69 साल के रेल यात्री रमाशंकर सिंह अपने रेल रोज की तरह अपने लोकल से कहीं जा रहे थे और उनके सीने में दर्द हुआ, और तभी वो बांद्रा स्टेशन पर उतर गए। फौरन वो रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास गए। स्टेशन मास्टर ने कहा, आप फौरन नजदीकी अस्पताल जाइए। तब उन्होंने अपने बेटे को फोन कर बुलाया और कहा कि मुझे सीने में दर्द हुआ है, हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। बेटा और बाप यानी रमाशंकर सिंह फौरन स्टेशन के बाहर आते हैं। 108 यानी फ्री एम्बुलेंस जो सरकार द्वारा चलाई जाती है वो खड़ी थी। बेटे ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर ड्राइवर की ओर से उत्तर आता है, नहीं, जब तक मुझे डॉक्टर नहीं कह देंगे तब तक मैं आपको अस्पताल नहीं लेकर जाऊंगा। तो इस सभी दुर्घटना में सवाल यह उठता है कि क्या एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं था, या ड्राइवर अपनी मनमानी की, और इसी मनमानी के चलते रमाशंकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी सब सवालों का आज हमारे साथ जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीर जवेरी जी, जो कि खुद एक रेल दुर्घटना का शिकार हुए थे, और उन्होंने उसी दिन से कसम खा ली कि जब जब किसी रेल यात्री के साथ दुर्घटना होगी, वो मुसीबत में होगा, उसके साथ वो खड़े रहेंगे और उसे कैसे लड़ना है रेलवे से बताएंगे। तो समीर रिजवी जी, जवेरी जी, आपका हिंदुस्तान पोस्ट के द सोशल चर्चा शो में हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करने से पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम शो की शुरुआत करते हैं। जवेरी जी बताइएगा। यस मोहम्मद जी, शुक्रिया। और जो आपने चर्चा के लिए जो मुद्दा सिलेक्ट किया है वाकई में बहुत जरूरी है। और मेरा नाम समीर जवेरी है, मैं मुंबई में रहता हूँ और एक आम आदमी हूँ जी। और 1989 में करीबन मेरी उम्र थी 16 साल, तब एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर जो है कट हो गए थे। तब से आर्टिफिशियल लेग से फिर चलना और फिर से रूटीन लाइफ शुरू किया। आज मेरी एज है 54 ईयर्स। वो हादसे को करीबन समझो 35 साल बीत गए जी। और आप जानते हो कि जो मुंबई सबअर्बन ट्रेन है, जो लाइफ लाइन मुंबई शहर की कही जाती है, उसमें एक ब्लैक स्पॉट ये भी है। और जो माहिती अधिकार के आंकड़े जो लिए थे 2007 में मुंबई सबअर्बन ट्रेन से करीबन 7,500 लोगों के अकस्मात होते थे। उसमें 3,500 लोगों की डेथ हर साल होती थी जी। उसकी जो वजह थी मेन 3-4 थी। एक वजह था ओवर क्राउडिंग। हाँ, पहले मुंबई सबअर्बन ट्रेन जो है 9 डब्बे की थी, आपको पता है सबको। हाँ, और एक ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी है करीबन 1250 पैसेंजर, और समझो उतने ही स्टैंडिंग कैपेसिटी। लाइक हम टिकट तो खरीदते हैं बैठने के लिए, पैसे बैठने के लिए देते हैं। अगर पीक आवर जो सुबह के करीबन 4-5 घंटे है और शाम के 4-5 घंटे है, 5 से 5,500 पैसेंजर एक लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो मजबूर में विराट से चर्चगेट सुबह ट्रेन आती है। आपको में भी उसमें जाने को नहीं मिलेगा, भी ट्रेन छोड़ दीजिए, एक के बाद एक सब फुल आएगी। तो लोगों को मजबूरन जो दरवाजे पे या लटक के यात्रा करना पड़ता है। हाँ, उससे ओवर क्राउडिंग से इस साल में समझो पहले जो थे 3500 लोग गिर जाते थे और करीब 2,500 लोगों की डेथ होती।
जी दूसरा मुद्दा था जो कई जगह जो रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए वहां पे फुट ओवर ब्रिज नहीं थे, लोग ईस्ट से वेस्ट एक से दूसरी तरफ जाने के लिए जो है रेलवे ट्रैक से जाते थे। हाँ तो ये सब मुद्दे के लिए जब माहिती अधिकार से जानकारी इकट्ठा की तो मैंने कहा कि लोगों की जाने जा रही है, ठीक है, लोगों को ट्रैवल में असुविधा होगी, खड़े रह के जाएंगे, थोड़ी मतलब कट टू कट जाएंगे, वो सब चलेगा, मगर ये जो डेथ हो रही है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ये मौत का खेल रुकना चाहिए जी। तभी मैंने थोड़ा हाँ मैंने जवेरी सर, मेरा आपसे एक प्रश्न होगा कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेलवे दुर्घटनाएं तो हो ही रही हैं, डेली हो रही हैं, कई आंकड़े हमारे पास पहुंचते हैं, कई आंकड़े हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। क्या सही समय रहते हुए रेलवे इन दुर्घटनाओं को कैसे कम करेगा या क्यों नहीं कम कर पा रहा है, ये सवाल उठता है लोगों के मन में। हाँ, तो वो जो पहले मुद्दे जो हमारे थे 3 मेन थे, एक थे कि रेलवे दुर्घटना रोकी जाए, हाँ और जब तक ये पूरी तरह नहीं रुक जाती है, जो लोगों का अकस्मात होता है उनको ऑन द स्पॉट रेलवे स्टेशन पे इमरजेंसी मेडिकल सुविधा मिले, क्योंकि क्या होता है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है ना, उससे कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, मगर उनको स्टेशन से अस्पताल पहुंचाने में करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकलने से उनके खून से, क्योंकि रेलवे दुर्घटना गंभीर होती है, हाथ कटते पैर कटते एकदम रक्तस्राव होता है, हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, तो वो देरी में जो ब्लड एक 10-15 मिनट जो बहाव हो जाता है, इंसान की मौत होती है। तो वो समय पे रेलवे स्टेशन में मेडिकल इमरजेंसी उनको देख करके और तुरंत अस्पताल पहुंचा के और अस्पताल में फिर उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करके वो जान बचाई जा सकती थी। वो सेकंड हमारा स्टेप था। तो दुर्घटना रोकने के लिए जो ओवर क्राउडिंग, जैसे 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट में मैंने फिर जनहित याचिका दायर की, तो उसके पहले रेलवे ऑफिसर को थोड़ा समय ट्राई किया मैंने बातचीत करने का, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो सरकारी डिपार्टमेंट है, आप सभी को भी अनुभव होगा, सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाते हो तो वहां वेलकम तो होता ही नहीं है, उनको लगता है कि कौन हमारा काम बढ़ाने के लिए आ गया। हाँ, और मैं तो कह रहा था कि भाई कैसे, हाँ कि मैं तो कह रहा था कि अकस्मात कैसे रुकेगी, ये कैसे होगा, बोला तुम कौन है, आप कौन है। हाँ। तो दूसरा ऑप्शन था हमारा, बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। और देखिए 2 चीजें, आज ये मुद्दे में और एक चीज में एड ऑन करना चाहूंगा हमारे दर्शक के लिए जो भी देख रहे हैं, कि हम कहते हैं कि जुडिशरी में कई साल लगते हैं, 5 करोड़ केस पेंडिंग है, तारीख पे तारीख होती है, 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि इनको न्याय मिला 25 साल के बाद। तो लोग कहते हैं 25 साल किसको कहता है, मगर एक चीज फिर भी अच्छी है कि न्यायालय में, अदालत में आप जाके एक आम आदमी भी अपना याचिका दायर कर सकता है, हमारी शिकायत दर्ज कर सकता है, सामने कोई कितना भी बड़ा इंसान हो वहां खड़ा रख के सवाल जवाब किए जा सकते हैं। और न्यायपालिका में और जब इम्प्रूव होगा, लोगों को जल्दी न्याय मिलना शुरू होगा, तब और अच्छा होगा। तो मैंने 2008 में जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 50 ऑफ 2008 समीर जवेरी वर्सेस भारत सरकार रेलवे प्रशासन। तो ये सब जो माहिती अधिकार से हमको जानकारी मिली थी, जो इस सब हमने रिकॉर्ड पे रखा, उसमें अकस्मात रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने फिर बहुत बेहतरीन, रेलवे प्रशासन के लिए तैयार नहीं था, ये सब था। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने कहा लोकल ट्रेन के आप दरवाजे बंद कीजिए, तब तक जो 9 डब्बे की ट्रेन थी 12 डब्बे की हो चुकी थी। फिर रेलवे प्रशासन ने कहा 15 डब्बे की भी ट्रेन करेंगे, जो अभी शुरू हुई है। दूसरा, दरवाजे बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो अभी जितनी हमारी लोकल ट्रेन मुंबई में है उसकी लाइफ है 25 साल, तो जो ट्रेन अभी एक्सपायर होगी वो नई ट्रेन सब एयर कंडीशन आएगी, रिप्लेस होगी। और अभी आप देखिए मुंबई में आज करीबन 10 से 15% एयर कंडीशन ट्रेन सर्विस शुरू हो चुकी है, और आने वाले मुझे लग रहा है 1.5-2 साल में 100% मुंबई सबअर्बन एयर कंडीशन ट्रेन हो जाएगी। उससे दरवाजे से जो लटकना गिरना, और माहिती अधिकार के आंकड़े देखें तो इतने सालों में जो हाईकोर्ट के आदेश हुए थे, और उसका जो रेलवे प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया था, उनको पालन नहीं करना था, मगर वो हार गए रेलवे प्रशासन, हम जीत गए। तो उससे पहले जो 2007 में 7,000 अकस्मात थे वो भी कम होकर 5,000 हुए, जो मौतें थी करीबन 3,500 वो कम होकर 2,500 हुई, और इंजरी 1,000 कम। और 1,000 में भी कई 100 लोग ऐसे होते थे तो जीवन भर अपाहिज हो जाते थे, हाथ कट गए, पैर कट गए, लाइफ टाइम बेड रिटर्न हो गए, चल नहीं पा रहे। तो एक इम्प्रूव है बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से। फिर दूसरा जो, बताइए।
जो उनको करना है, देखिए हमारी भारत सरकार अब बुलेट ट्रेन ला रही है, उसमें आप जानते हो बहुत भारी भरकम खर्चा है, तो उससे बेनिफिट मिलने वाला है एक 1000 में 10 लोगों को, एक 1% लोगों को, और उससे जो पैसे लगेंगे हमारे सभी के लगेंगे, जनता के पैसे लगेंगे। हाँ, जब वो कर रहे प्रोजेक्ट अच्छी बात है, आप दुनिया को दिखाइए हमारे पास भी बुलेट ट्रेन है, मगर जो अभी आपका लोकल ट्रेन चल रहा है उसमें जीरो ट्रेन करने उसी को जैसे रेलवे प्रशासन चलाए तो और अच्छी सुविधा हो सकती है लोगों के लिए, रेल यात्रियों के लिए। यस सर, और अभी जो लोकल ट्रेन है जैसे उसमें एक सिंपल टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहा है, यही सिस्टम, यही ट्रेन, यही लोकल ट्रैक में उसको बोलते हैं कैब सिग्नलिंग। जो रेलवे के जो सिग्नलिंग खंबे होते हैं ना रेलवे ट्रैक पे, वो निकल जाएंगे, और जो लोकल ट्रेन में डेस्कबोर्ड ड्राइवर रहेगा वहीं पर सिग्नल रहेगा, तो उसको पता है कि आगे उसको रुकना है नहीं रुकना है, तो उसको स्पीड स्लो जब रुकना है तभी करेगा। अभी कैसा होता है, उसको सिग्नलिंग देखने के लिए स्पीड स्लो करनी पड़ती है, अगर फिर ग्रीन सिग्नल है तो वापस पिकअप करके निकलना है। तो कैब सिग्नल्स के जो उनकी फ्रीक्वेंसी है ना वो 30% बढ़ जाएगी। तो जैसे एक ट्रेन दिन में समझो 30 फेरे कर रही है चंडगढ़ से विरार और अपना कल्याण से सीएसटी, वो 40 फेरे कर पाएगी, तो उससे ओवर क्राउडिंग कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास जो चल रही है और हमारी जो भी सिस्टम है वो बहुत पुरानी चल रही है, तो उसको प्रायोरिटी देने चाहिए। वो यहाँ कहीं मतलब बहुत स्लो चल रहा है, होता है चलता है, एक इश्यू है 10 साल निकल जाता है, 10 साल में कितने लोग मर जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा था कि जैसे अकस्मात होता है, उसके बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो बॉम्बे हाईकोर्ट से हमने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस चाहिए फ्री, तो हाईकोर्ट का आदेश हुआ। फिर 108 जो हमारी एम्बुलेंस महाराष्ट्र में हेल्पलाइन है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है अभी करीबन समझो 13 करोड़। 2014 में जब एम्बुलेंस शुरू हुई थी तो करीबन 11 करोड़ था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में करीबन 937 एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस की, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन पे एक एम्बुलेंस जीपीएस से कनेक्टेड है। और चंडगढ़ से लेकर विरार स्टेशन में 32 स्टेशन है, सभी स्टेशन में 108 एम्बुलेंस सर्विस उपलब्ध है। तो सेंट्रल रेलवे में पता नहीं क्या हुआ, करीबन 80 स्टेशन है, आज मुश्किल से 15-20 स्टेशन पे वो एम्बुलेंस पार्क है, और एम्बुलेंस सिटी के कॉल को भी अटेंड करती है, नहीं कि सिर्फ रेलवे के लिए डेडिकेटेड। आपका ऐसा कहना है कि मध्य रेलवे स्टेशन के जितने स्टेशन है और उसके साथ ही जो हार्बर लाइन है उन स्टेशनों पर 108 एम्बुलेंस पर्याप्त नहीं है अभी भी? नहीं, जैसे थाना स्टेशन पे सबसे जो माहिती अधिकारी के आंकड़े देखे सबसे हाईएस्ट अकस्मात रिकॉर्ड होते हैं, वहां पे 108 एम्बुलेंस नहीं है। और वहां पे जो एम्बुलेंस वो है वो तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल एकदम भंगार डब्बा है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक प्राइवेट जो है। अच्छा। तो थाना स्टेशन पे आप पार्क नहीं करते हो जहां जरूरत है, और वेस्टर्न रेलवे में सब जगह हो गया तो यहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल रेलवे भी आंकड़े देखते हर दिन हादसे होते रहते हैं। दूसरी बात जो हाईकोर्ट से आदेश दिया, रेलवे भी कहलाता है भारतीय रेल में, भारतीय दूसरा जो हाईकोर्ट से आदेश था, सॉरी बताइए। दूसरा जो आदेश था कि रेलवे स्टेशन पे आप इमरजेंसी मेडिकल रूम सेटअप करो। जैसे भारतीय रेल में आप स्टेशन पे देखते हो ना, खान पान फूड स्टॉल कैंटीन है, तो पहले जो कई साल पहले क्या था कि जो बारगांव की ट्रेनें चलती थी ना, वो स्टेशन पे 15 मिनट आधा घंटा हॉल्ट होता, और पैसेंजर को खाना खाने के लिए स्टेशन पे सुविधा नहीं होने से कई स्टेशन के बाहर जाना पड़ता था। तो रेल प्रशासन ने पैसेंजर की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पे ही खान पान फूड स्टॉल कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए कि भाई हमको 1 साल का रेंट दो और पैसेंजर क्या खान पान सेवा दीजिए। अगर मुंबई सबर्बन में जरूरत नहीं है तो और 2 मिनट में स्टेशन है, हर स्टेशन के बाहर खान पान सेवा अवेलेबल है। हाँ, अगर मुंबई सबर्बन में जरूरत है इमरजेंसी मेडिकल रूम सुविधा की, स्टेशन पे मेडिकल रूम हो, 24 घंटा डॉक्टर हो, इमरजेंसी फ्री हो, और आप प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए। रेलवे प्रशासन ने उनको मेडिकल स्टोर की जगह दी है, आप मेडिकल स्टोर में दवाइयां बेचिए और रेलवे को हर साल उसकी इनकम हो। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 2009 में, रेलवे प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया हमको नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, फिर मेडिकल रूम स्टार्ट हुए। आज वेस्टर्न रेलवे में 32 में से करीबन 23 स्टेशन पे इमरजेंसी मेडिकल रूम है, जो माहिती अधिकार के मेरे आंकड़े हैं। सेंट्रल रेलवे में करीबन 15 स्टेशन पे मेडिकल रूम थे 2023 में, पिछले साल। अभी फिलहाल सभी स्टेशन पे मेडिकल रूम सेंट्रल रेलवे बंद कर दिया है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से बाद में रेलवे प्रशासन ने डिसीजन लिया कि मेडिकल रूम सुविधा अच्छी है, रेलवे को इनकम भी हो रहा है, तो उन्होंने पूरे इंडिया में बड़े स्टेशन पे चालू करने का डिसीजन लिया। मैं आपको यहाँ रुकना चाहता हूँ, आपके इस उत्तर से एक प्रश्न आया, इमरजेंसी
फैसिलिटीज को बंद करने का कारण क्या था? क्या उनके पास अनुभवी डॉक्टर्स नहीं थे या उतने पर्याप्त सुविधा नहीं हो रही थी जिसके लिए रेलवे ने इमरजेंसी रूम्स को बंद करवाए, मेडिकल रूम्स को बंद करवाए? नहीं, डॉक्टर्स तो कॉन्ट्रैक्ट पे सबको दिए थे, डॉक्टर 24 आवर्स थे, सुविधा भी थी। तो मैंने भी माहिती अधिकार से अर्जी किया है सेंट्रल रेलवे को कि भाई आपके कौन अधिकारी जिम्मेदार है जिससे इमरजेंसी मेडिकल रूम जो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश तो सेंट्रल रेलवे और हार्बर रेलवे इमरजेंसी मेडिकल सुविधा प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल है, ना वो इंस्टीट्यूट एम्बुलेंस अवेलेबल। आज पैसेंजर जिससे मैं हूँ, चरके से विरार ट्रैवल करता हूँ, चाहे से कल्याण ट्रैवल करता हूँ, कसारा कर्जे ट्रैवल करता हूँ, या पनवेल हार्बर रेलवे ट्रैवल करता हूँ, मुझे वेस्टर्न रेलवे में सुविधा मिलेगी हर स्टेशन में एम्बुलेंस है। 32 स्टेशन करीबन 23 स्टेशन में इमरजेंसी मेडिकल रूम है। सेंट्रल रेलवे क्यों सब स्टेशन में एम्बुलेंस के लिए प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की? क्यों जो चालू मेडिकल रूम वो भी बंद कर दिए गए? और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा, और एक वेस्टर्न रेलवे हमने इंप्रूव किया कि बोरीवली के आगे आप विरार जाएंगे ना, जैसे दहिसर के बाद, तो वाहिनी अधिकार के जो आंकड़े थे कि जो पैसेंजर से विरार में किसी को अकस्मात हुआ तो इमरजेंसी मेडिकल के लिए उसको बोरीवली लाया जाता था, जो विरार से 35 किलोमीटर दूर है लोकल ट्रेन से। अच्छा। और वहां से लेके जाते थे, तो मैक्सिमम 80-90% लोगों की डेथ हो जाती थी आते आते रास्ते में। तो हमने कहा कि दहिसर से विरार तक प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत है, वहां पे लाइफ सेविंग सुविधा, इमरजेंसी जो भी जरूरत है सब कुछ अवेलेबल है। तो वो भी हाईकोर्ट ने मुद्दा उठाया और रेलवे प्रशासन ने वो 2012 से दहिसर से आगे विरार सेक्शन में प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप किया है। और हर पैसेंजर चाहे अकस्मात के समय टिकट हो या ना हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अकस्मात किसका टिकट समझो गया कहीं, उसको इमरजेंसी मेडिकल वेस्टर्न रेलवे नियत प्राइवेट हॉस्पिटल अपने खर्चे से आज भी प्रोवाइड कर रही है। वो वाकई में अच्छा है। सेंट्रल रेलवे को भी वो पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि रेलवे में डेथ होने से आज 8 लाख रुपया आप मुआवजा देते हो, हर्जाना देते हो, तो सरकार के लिए पैसे बचेंगे, जान बचेगी। हाँ, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। आपने मुआवजे की बात खोली। मुआवजे सही समय पे जिसके साथ दुर्घटना हो जाती है, जैसे अभी आपने पश्चिम बंगाल में खबर पड़ी होगी, तो पश्चिम बंगाल में कई दुर्घटना हुई थी। और इस 2024 में रेल की कई सारे दुर्घटना हमको देखने मिली, कहीं ट्रेन डिरेल हो रही थी, तो कहीं आपस में ट्रेन भिड़ जा रही थी, उसके चलते 100-150 लोग, 50 लोग, ऐसे कई अनेक आंकड़ों से लोग मर रहे थे, कई घायल हो रहे थे। वो मुआवजे की प्रक्रिया क्या है? कैसे मुआवजा वो ले सकते हैं रेलवे से, और क्या सही समय पर रेलवे मुआवजा देती है? रेलवे मुआवजे की बात से पहले जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जो पूरे इंडिया में हर राज्य में जो चलती है और उनकी आए दिन दुर्घटना होती है, हम देखते हैं कई गंभीर दुर्घटना में कई 100 लोगों की भी मौतें होती है। तो जो दुर्घटना होती है ना, उसकी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर है, वो उसकी रेलवे एक्ट के अंदर सेक्शन 126 या सेक्शन नंबर में अभी भूल गया हूँ, उसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन होता है, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से होता है। तो ऐसी दुर्घटना हुई थी 2016 में राजस्थान में बीकानेर डिवीजन में, पूरी पैसेंजर ट्रेन जो है पलटी खा गई थी। तो मैंने उसका जांच रिपोर्ट है ना माहिती अधिकार से लिया। वो जांच रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा था कि दुर्घटना के लिए रेलवे अधिकारी जिम्मेदार थे। उन्होंने जो रेलवे ट्रैक को जो ज्वाइंट करते हैं उसको 6 बोल्ट लगा रहे थे, सिर्फ 3 बोल्ट लगाए, वो भी लेंथ में छोटे थे। और भी कई सारी जो कमियां है वो सब रिपोर्ट में लिखी गई थी। तो दुर्घटना के लिए जब 6 की जगह 3 बोल्ट लगाते हो और दुर्घटना होती है, और बाद में जब पब्लिक को, जैसे राज्य सरकार बोलती है कि 5 लाख रुपया दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हमने भी प्रधानमंत्री फंड से 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, तो वो जो पैसे जनता के हैं, वो कोई सरकार या कोई मिनिस्टर उनको जो सैलरी मिलती है ना उससे नहीं दे रहा, न अपने पार्टी फंड से दे रहा। तो जनता के पैसे आप लोगों को डेथ होने के बाद आप दे रहे हो, उससे अच्छा जनता के पैसे का जो आपको सही में पालन करना है, आपको 6 बोर्ड लगाने तो लगाने हैं। आपके इंजीनियर को पता है कि 6 की जगह 3 बोर्ड लगाएंगे तो क्या हो सकता है, और हो गया वो दुर्घटना। तो जो भी दुर्घटना है कमीशन रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट है। तो मुझे एक सवाल आता है कि हमारे जनप्रतिनिधि है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है माननीय, जो एमएलए है पूरे हर राज्य के, वो ये सब चीज को कभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, तो पहले दुर्घटना रुकने का प्राथमिकता होना चाहिए, और इसके लिए जो अधिकारी है उसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, समय रहते कार्रवाई की मांग होती है।
तो समय रहते कार्रवाई हो जाए तो वो बहुत सही बात होगा। और उसके साथ ही जो गलती करते हैं रेल कर्मचारी, वो अपनी गलती ना करेंगे, और इससे रेल यात्रियों को ठीक समय पे अगर मुआवजा भी मिले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और अगर रेल हाँ, मुआवजे कर्मचारी के लिए सही जो मैंने देखा है अमन जी, जो तरीके से मुआवजे काम के लिए मैंने करें तो देखा है जो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। एक प्रश्न मन में है कि अगर 108 जैसे कोई स्टेशन के बाहर खड़ी है, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 108 कल्याण स्टेशन के बाहर खड़ी है और किसी यात्री के साथ दुर्घटना हो जाए और वो यात्री 108 में आकर बैठे, डॉक्टर ना हो उस 108 में, तो इसका देखभाल कौन करता है? स्टेशन मास्टर के अंदर आता है या इनका कोई इंचार्ज होता है जो उनकी ड्यूटी लगाता है कि आपको 108 में आज इस 108 में बैठना है, इस स्टेशन पे ड्यूटी करना है? क्योंकि देखा जाता है कि दुर्घटनाएं तो डेली नहीं होती हैं, तो ये डॉक्टर्स अपने सही समय पर आते नहीं, और अगर आते भी तो उस समय मौजूद नहीं रहते हैं 108 में। तो इनका कौन इंचार्ज होता है 108 के पूरे सिस्टम का? 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। और मेरा एक मानना है कि 108 में जो अभी डॉक्टर और जो ड्राइवर जिसको पायलट कहते हैं, उनकी ड्यूटी करीबन 12 घंटे की शिफ्ट है। तो ये शक्यता हो सकती है अमन जी, हम एक ओपन माइंड से देखेंगे, दोनों साइड से देखेंगे हम, कि कभी हो सकता है कि जो ड्राइवर अपना ये डॉक्टर है, क्योंकि वहां पे जो बांद्रा में जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ड्राइवर वहां पे था जगह पे, ठीक है, तो हो सकता है कि डॉक्टर अपना घर से टिफिन नहीं लाया। अगर जो घर से टिफिन लाते हो तो एम्बुलेंस में बैठ के खाना खाते हैं, मैंने देखा है, या स्टेशन पे बैठ के खाना खा लेते हैं, स्टेशन मास्टर ऑफिस वगैरह में। हो सकता है कि वो अपना खाना खाने के लिए या टॉयलेट वगैरह के लिए स्टेशन में गए हो, तो एक वो ध्यान रखना है क्योंकि उनको नजदीक रहना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो इमरजेंसी कॉल कभी भी आ सकता है। हो सकता है पूरे दिन एक भी कॉल ना आए, तो वो अलर्ट रहना है कि। और दूसरी बात, अगर ऐसे कुछ डॉक्टर कहीं समझो थोड़ा दूर चले गए, जैसे आने में आधा घंटा लग सकता है, तो स्टेशन पे स्टेशन मास्टर को अनाउंसमेंट सिस्टम है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम कर रहा है, क्योंकि बांद्रा स्टेशन पे तो हजारों पैसेंजर होते हैं हर मिनट में, कि भाई इमरजेंसी है, आप ये जगह पे कोई भी डॉक्टर है प्लीज आ जाइए, हमको आपकी मदद चाहिए, हमारे पास एम्बुलेंस भी है, ड्राइवर भी है, फिर पेशेंट के साथ आपको हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल वहां से 5 मिनट दूरी पे। तो ऐसी हालत में एक ऑल्टरनेट में जो कहते हैं ना प्लान बी, वो एक्टिव करना है। रुकना नहीं है कि डॉक्टर रहिए 30 मिनट तक तो कुछ नहीं करे, एम्बुलेंस हिले नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है सर, आपको क्या लगता है रेल मिनिस्ट्री को, जैसे आपने कहा था कि आसपास के अस्पतालों से टाई अप होना चाहिए रेलवे का, तो रेल मिनिस्ट्री को पूरे भारत में रेलवेज को आसपास के जितने भी अच्छे अस्पताल होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल होते हैं, उनके साथ टाई अप होना चाहिए पूरे भारत में, कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो आप इस पेशेंट को तुरंत एडमिट कीजिए, जो भी इसका बिल होता है, जो भी उपचार होता है आप तुरंत दीजिए, उसका सब खर्चा रेलवे उठाएगी। ऐसा रेल मिनिस्ट्री को करना चाहिए। और मैं रेलवे को भी उठाने को नहीं कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कि हर एक पैसेंजर का है ना एक टिकट होती है, जर्नी होती है, उसका जो जैसे हम मेडिक्लेम करते हैं ना, हमारे लिए मेडिकल पॉलिसी करते हैं, 1 साल का प्रीमियम करते हैं, वैसा जर्नी की भी हर टिकट में इंक्लूड, आप ठीक है रिजनेबल अगर टिकट समझो यहाँ से आप जाते हो राजधानी में दिल्ली, टिकट है करीबन समझो 2500 रुपए की, तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। रेलवे प्रशासन को भी बोझा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय रेल की आज जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सबसे मतलब रिजनेबल चार्जेस है बाकी सबसे। तो आप उसमें ऐड कर लीजिए 5%, और इमरजेंसी मेडिकल के कैशलेस होगा, सभी जहां भी मेडिकल इमरजेंसी है उसके नजदीक हर एक हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कैशलेस। वो कर सकते हैं, करना चाहिए, उसकी जरूरत है। आजकल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी क्या है, जैसे यहाँ से आप जगन्नाथपुरी जाते हो, वेस्ट बंगाल कलकत्ता जाते हो, 2-3 दिन की जर्नी है, किसी को हार्ट अटैक आया या कोई सीनियर सिटीजन को मेडिकल इमरजेंसी हुआ, कोई प्रेग्नेंट लेडीज को इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटलाइज होने पड़े, तो पैसे में उतना पैसा नहीं होगा, नया शहर है, तो ये सुविधा वाकई में करना चाहिए। और एक चीज मैंने देखा कि आज जैसे 2008 में हाईकोर्ट गया, 2019 तक हमारी PIL चली, समय समय पे आदेश आते रहे, रेलवे प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कैंसिल करने के लिए गए, वो जो सरकारी वकील खड़े रहते थे वो हमारे पैसे से ही थे। मुझे लगता था कि जनता के लिए जो काम कर रहा है, इसी रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे प्रशासन पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है,
पब्लिक का, ये पब्लिक के लिए काम करना है हमको। हाँ। तो हमारे पैसे से हमारे सामने हमारे लिए क्यों लड़ रहे? जो सुविधा हमारे लिए मांग रहे, जो उनका संवैधानिक ड्यूटी है देने का, तो हमारे पैसे से हमारे सामने लड़ रहे, वो एक अफसोस होता था। दूसरी बात, मैंने एक चीज देखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे प्रशासन में भी भ्रष्टाचार है। अब 2010 में देख लीजिए, वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे रेलवे में एक डिवीजन होता है, जैसे हम शहर कहते हैं ना, ऐसे डिवीजन में करीबन 64 या 68 डिवीजन है, उसके हेड होते हैं डिवीजन रेलवे मैनेजर, मुखिया होते हैं। फिर करीबन 5-6 डिवीजन को बना के एक जोनल रेलवे कहते हैं, 12-14 है, उसको जनरल मैनेजर कहते हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। तो महेश कुमार नाम के थे, उनको सीबीआई ने करप्शन में पकड़ा था। रेलवे मिनिस्टर के भांजे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको पकड़ा था, पवन बंसल जी के, उनको राजीनामा देना पड़ा। तो जो इतने बड़े अधिकारी है, इतनी अच्छी जिम्मेदारी है, इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, इतना फैसिलिटीज मिल रहा है जनता के पैसे से, मगर वो करने के बजाय उनका ध्यान और कई भ्रष्टाचार में था। और आज भी वो सिलसिला चालू है। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में ही एक डिविजनल रेलवे मैनेजर को 25 लाख रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने अरेस्ट किया। मैंने खुद एक रेलवे सुरक्षा बल है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर मुंबई में एक उनका भी था, बेलबोर्ड स्कैम कहते हैं। माहिती अधिकार से जानकारी मिली, हमने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी, सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, और एक तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी मैंने एक स्पीच देखा था इंग्लैंड में, लंदन में वो दे रहे थे, कहा था कि भ्रष्टाचार हमारे माथे पे लिखा है, ऐसा हाथ रख के उन्होंने कहा था। तो लिखा है तो भाई मिटाइए ना उसको, कड़क हाथों से काम कीजिए। जैसे नॉर्थ कोरिया है, उसकी कई सारी नेगेटिव साइड भी है, मगर पॉजिटिव साइड मैंने पढ़ा, वहां जो भ्रष्टाचारी होता है ना, उसके बच्चों को भी आजीवन कारावास होता है, बाप को नहीं, बच्चों को भी, पूरे खानदान को होता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ कानून लाइए ना कि जो भ्रष्टाचार पकड़ा के उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करो, उसके पूरे खानदान को जेल में बंद कर दो, फिर लोग डरेंगे भ्रष्टाचार करने से और अपना काम ईमानदारी से करेंगे। एक मन में डर बैठ जाएगा कि अगर हम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं या हम भ्रष्टाचार करते हैं, मूलभूत सुविधाएं जो ये रेल यात्रियों की या किसी को भी मिलती हो, कोई सरकार का अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसके मन में डर होना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई है, हमें ये सजा मिल सकती है। क्योंकि मैंने देखा सीबीआई के भी जो केसेस होते हैं ना, उसका कन्विक्शन रेट सिर्फ 20% है और 100 में से 80 आरोपी छूट जाते। तो जो पकड़ा गया उसको भी है कि कन्विक्शन का चांस तो मेरा 20% ही है ना, 80% तो छूट जाऊंगा, अच्छे वकील करूंगा। हाँ। तो हमारे कहीं वो कड़क करना है कि आपको जो काम दिया आपको करना है, आप नहीं करेंगे तो आप घर जाओ, दरवाजा दिखाना है आपको। और संविधान में आर्टिकल 311 में लिखा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट को आप नौकरी से निकाल सकते हो, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई कर सकते हो, मगर वो कागज में नहीं देना चाहिए, सच में होना चाहिए। ठीक, तो ये थे हमारे साथ समीर जवेरी जी, जो कि एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों टांगे खो दिए थे और इन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं हर एक रेल यात्री के लिए लड़ूंगा और भारतीय रेलवे को अंदर जो सुरक्षा की कमी है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसे धीरे धीरे करके बाहर लाते रहूंगा। और इन्हीं के बदौलत आज रेलवे में कहीं ना कहीं ठीक ठाक सुधार हो चुका है। इन्होंने इतने आरटीआई मारे, इतनी याचिकाएं मारी, जो आज भी सुविधा रेल यात्रियों को मिल रही है। तो वो हम कह सकते हैं कि इन्हीं की थोड़ी बहुत देन हम कह सकते हैं, इनके याचिकाओं से और इनके आरटीआई से रेलवे की आंखें खुली और रेलवे ने सुविधा हम सबको दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम अगले हफ्ते आपके साथ फिर मिलेंगे द सोशल चर्चा में, ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ जो एक आपको जानकारी दे और हम सबको जागरूक करे। समीर जावेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए हम सबको।